राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंट्रोडक्टरी पोर्शन मैंने आपको बता दिया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हम किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट, आप समझिए मैंने जैसे कुछ इनको चैप्टर बोलिए आप, दीज आर चैप्टर्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एक, मान लीजिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट उसके अंदर भी छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं। तो ये सब आप एक चैप्टर की तरह ही कंसीडर करिए, क्योंकि IR स्पेक्ट्रा एक अलग है, UV स्पेक्ट्रा अपने में अलग है, 1H NMR अलग है, कार्बन 13 NMR भी अलग है, हेट्रोन्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रा, ये सारे के सारे अपने में एक ब्रॉड टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर तो है ही काफ़ी लेंदी, बट अपने में ये सारे जो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 6 के 6 अपने में काफ़ी ब्रॉड है, सबकी अलग अलग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि IR किस लिए यूज़ होता है, हम IR स्पेक्ट्रा क्यों पढ़ते हैं। हम IR इसलिए पढ़ते हैं, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम पढ़ते हैं क्योंकि लिख ही लो भैया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, है ना। अब स्ट्रक्चर तो ठीक है, IR में हम क्या करते हैं, IR में हम फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। आप लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, तो आप लोग ये चीज़ें तो समझ ही गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, तो जाइए IUPAC उठाइए, पढ़िए मेरे लेक्चर्स को, वीडियोस को, उसमें पढ़िए तो आप लोगों को क्लियर होगा। फ़िलहाल फंक्शनल ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग IR स्पेक्ट्रा का यूज़ करते हैं। अब इसको हम कैसे IR से हम फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता करेंगे। देखो अभी मैं IR पढ़ा रही हूँ, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस पढ़ने के बाद आप लोग फंक्शनल ग्रुप तो कम से कम निकालना सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, बट फंक्शनल ग्रुप तो ठीक है, बट एक कंडीशन है इसमें, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लिखती हूँ, क्या है ये, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे मैंने सपोज़ रिएक्शन कराई है इससे, तो हम क्या देख सकते हैं, रिएक्शन इससे, और हम यहीं पे वर्कअप भी लिख लेते हैं, हम यहाँ पे वर्कअप भी करा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, CN- है, इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप इधर जाएगा, और यहाँ पे वैसे HCN लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हमने OH लगाया ना, तो यहाँ HCN ही आएगा। फ़िलहाल के लिए आप HCN लिखिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के पास, और इस तरीके से, मतलब कहने का मेरा क्या है, यहाँ से इस रिएक्शन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फंक्शनल ग्रुप तो डिटरमाइन करते हैं, बट फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कैसा होना चाहिए, हमारा पोलर। ठीक है, पोलर होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ डाईपोल मूवमेंट आएगा। अब पोलर समझो, पोलर से मेरा मतलब, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव।
ये बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर ही शिफ्ट होगा, ना कि कार्बन पे, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ। सेम वही मैंने कंडीशन आपको लिखी है कि आप फंक्शनल ग्रुप कोई भी लगाइए, जैसे मैंने कार्बन पे लगा दिया CN। CN इज़ ऑल्सो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, बॉन्ड का मूवमेंट हमेशा इधर होगा। तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो पोलर होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। उस ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो पोलर होते हैं उनको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं इसकी रेंज क्या। देखो सबसे पहले तो पता कैसे चलता है हमें, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम स्क्रीन पे हमें कुछ डाटा मिलता है और वो डाटा किस फॉर्म में होता है, ग्राफ के फॉर्म में। ग्राफ IR का कैसे बनता है आप ये देखिए। सबसे पहले रेंज होगी 4000, 3000, 2000, 1000। समझ पा रहे हो? 1000 के बाद क्या, एक 1000 के बाद तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इतना ना लेके हम थोड़ा वैसे मैं इसे पहले बड़ा बनाती हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइन बोर्ड पे नहीं बनती है। कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका होता है, इस तरफ होता है आपका इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, और यहाँ पे या ट्रांसमिटेंस कुछ भी बोल लो, और ये परसेंटेज में होता है ना। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है आपका 4000, 3.5, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 500। ठीक है, वैसे ये लाइन जो है मुझे यहाँ से बनानी चाहिए थी 500। ठीक है, तो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज होती है ना, ये जो रेंज होती है ये आपकी, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये किस में है, पर सेंटीमीटर में। ठीक है, ये परसेंटेज में है आपकी इंटेंसिटी, और फ्रीक्वेंसी जो है पर सेंटीमीटर में है, या हर्ट्ज़ में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या आप लोग पर सेकंड में भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में या पर सेकंड में निकाली जाती है, बट जो पर सेंटीमीटर होता है ये आपका वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर जो है पर सेंटीमीटर होता है, और वेव नंबर की जो रेंज होती है बच्चे वो होती है 4000 से 400 पर सेंटीमीटर। अब हम क्यों ये वाली रेंज ले रहे हैं, हम इसको, अच्छा, ज़्यादातर हम क्या लिखते हैं, अगर आपने ग्राफ कभी देखा हो तो वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, और 1 2 3 4 करके आगे जाता है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे ना शुरू होके ऐसे शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ जब भी बनता है तो कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से। तो ये जो मतलब ये हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, समझ रहे हो? तो यही कुल मिला के मेरे कहने का मतलब था कि ग्राफ आपका ऐसे बनता है। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है कि
लैम्डा वेव नंबर, अभी मैंने क्या लिखा कि जो वेव नंबर है वो हमारा होता है 4000 से 400 पर सेंटीमीटर इन केस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। बट ये आया कहाँ से, ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे आया ये? लैम्डा की रेंज होती है 2.5 माइक्रोमीटर। अच्छा, अब मैं कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, वेव नंबर हो गया, लैम्डा हो गया, एक एम्पलीट्यूड होता है ना। तो वो ये टर्म्स कहाँ से रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहली, अब देखो क्या होता है कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक्स पढ़ा रही हूँ कि आपका कंपटीशन भी क्लियर हो जाए, आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे, बहुत ही कम, जैसे आप लोग 10th में भी पढ़े ही होंगे। अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर अपना NCERT उठाइएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है ये सब टर्म्स कैसे हैं, तो आप लोग 10th का चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। NCERT एक जाइए मार्केट से 9th और 10th की NCERT खरीदिए, ठीक है। वो NCERT में आपको समझ में आएगा कि कोई पार्टिकल होता है। वैसे ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये टर्म्स, ये सब हम लोग फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जब एक्चुअली बात क्या होती है कि एक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ऐसे ही फिज़िकल स्पेक्ट्रा होता है और ऐसे ही इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा होता है, तीनों अलग अलग स्पेक्ट्रा। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं मैं बता दूँ, ये जो गैप होता है ये हाइट होती है, ठीक है। इनका कुछ ना कुछ नंबर होता है, जो वेव नंबर है, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। तो ये सब जो टर्म्स हैं ये फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। तो जब आप अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, मैं जितना पढ़ा रही हूँ तब पढ़िए, फिर जब हम लोग फिज़िकल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, फिर जब हम लोग इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा भी पढ़ लेंगे, तब आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ जाएगी। तब आपको डाउट जो है कहीं से कुछ भी बचने नहीं वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं तो एक मोटा मोटा आप 10th की NCERT उठा सकते हैं। उसमें मुझे लगता है हार्डली 4-5 पेज का चैप्टर होगा, उसे उठाइए, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट हम लोग डीप में पढ़ेंगे इसे फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी है मैंने लिखा है, बट आप लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेंशन करिएगा। ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, तो लैम्डा की वैल्यू जनरली हमें माइक्रोमीटर में इस तरीके से दी है, बट है क्या, देखो 2.5 से 25, और ऊपर से ये जो रेंज है वो इतनी नैरो, मतलब बहुत ही कम रेंज है। इसमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग होने लगती है। जो हमारा जो ग्राफ मिलेगा ना, ओवरलैपिंग ऑफ पीक्स, जो हम लोग अभी हमने क्या देखा, जो हमको ग्राफ मिल रहा है वो इतने डिस्टेंस पे कहीं हल्का फुल्की सी पी इस टाइप से मिल रही है। और जब हम लोग इस रेंज में, ये किस में मिल रही है हमें, पिक्स पर सेंटीमीटर में, है ना। और जब हम लोग माइक्रोमीटर में ग्राफ देख लेंगे तो ये इतना इसी में किसी में इतना ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा कि हमें समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि रेंज बहुत कम है, देखो ना 2.5 से 25 तक ही टोटल है, और यहाँ पे हमें 400 से 4000 मिल रही है, तो थोड़ा ब्रॉड है ना, तो इस वजह से हम इसको पर सेंटीमीटर में लेते हैं। और ये कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए पहली बात, जब हम अगेन जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो सब हम फिज़िकल में पढ़ने वाले हैं। मैं जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, वैसे जनरल फिज़िकल केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर में आपका, एक क्या मतलब 4-5 लेक्चर मैं कोशिश करूँगी ले लूँ, या 6-7 भी हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको यूनिट कन्वर्जन वगैरह अच्छे से समझा दूँगी कि वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा हो गया, वेव नंबर क्या होता है 1/λ, दिस इज़ फार्मूला बच्चे। और यहाँ पे अब हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, 2.5
ठीक है। अब यहाँ पे इसका जब हम लोग पर पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा यहीं पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, समझ में आया। अब इसी बात को मैं क्या बोल सकती हूँ कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गया, समझ रहे। 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर होता है, ये हमें समझ में आया। जैसे मतलब हमें 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं। इसका मतलब क्या है 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर, ठीक है। सिमिलरली 1 मीटर है ये, ठीक है। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर हो गए। अब हमारे पास क्या है 2.5 × 10⁻⁻6 मीटर। अब इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे 100 अपॉन में ये वाला 1 इंटू 2.5 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो। 2.5 ऐसे ही, इसको मैं लिख सकती हूँ 100 को मैं लिख सकती हूँ 10⁻², इसको मैं लिखूँगी 10⁻² माइनस में 6 और सॉल्व करेंगे क्या 2.5 10⁻⁻4। और अब ये क्या है भैया सेंटीमीटर, है ना। तो वही मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आप यहाँ से आपको वेव नंबर क्या मिलेगा 4000 पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद हमारा 25 है, 25 के लिए सॉल्व कर लिया जाए। सेम वही कहानी है 25 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 400, ठीक है, पर सेंटीमीटर। अच्छा अब इसको सॉल्व भी तो करने का तरीका पता होना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। 10⁻⁻4 है, ऊपर चला जाएगा 10⁻4 आ गया क्या 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 10⁻4 को मैं लिख सकती हूँ 100 × 100, यहाँ पे आया 25 और अब सेंटीमीटर भी ऊपर कर देंगे तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा। कट करिए 4 और ये क्या आ गया 400 पर सेंटीमीटर, आया कि नहीं। तो यही तरीका है, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो ये रेंज मैंने आपको समझा दी कि कैसे हमारा 4000 से 400 आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वाइब्रेशनल मोड्स की।